हेलो पीपल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पुरानी दास्तां। तो आइए सुनते हैं भटकती आत्मा। माधव और खुशी की हाल ही में शादी हुई है। दोनों एक ही संस्थान में कार्यरत थे और काम के सिलसिले में हुई एक मीटिंग में दोनों की मुलाकात हुई, जो दोस्ती से शुरू हुई और बाद में जीवन के सफ़र में हमसफ़र बन जाने तक मुकम्मल हुई। खुशी के माता पिता माधव को पसंद नहीं करते थे, इसीलिए दोनों ने परिवार के खिलाफ जाकर कोर्ट में शादी कर ली। अब दोनों का एक ही सपना है, खुद का घर। खुशी परियों की कहानियाँ सुनकर बड़ी हुई, इसीलिए आज भी उसकी दुनिया उसके सपने लड़कपन की तरह ही थे। वो अक्सर माधव से अपने सपनों को घर को लेकर बात किया करती। ऐसे पर्दे होंगे, ऐसी बालकनी होगी, एक छोटी सी बगिया होगी। माधव कभी भी खुशी की बातों को हल्के में नहीं लेता। उसका लक्ष्य भी यही था कि वो खुशी के सपनों का घर बनाएगा। खुशी का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने कारण माधव ने खुशी को नौकरी ना करने की सलाह दी, जिससे पति की आज्ञा और अपने हित की बात मानकर खुशी ने स्वीकार कर लिया। अब खुशी घर पर ही रहती और अपने घर के सपने बुनती। किराए के घर को भी उसने करीने से सजाया हुआ था, जैसे उसका अपना घर हो। खुशी बालकनी में ही थी, पौधों को पानी दे रही थी। तभी माधव की गाड़ी की आवाज़ आई। खुशी ने मन में सोचा, अभी तो ये आते नहीं, शायद कोई और होगा। तभी डोरबेल बजी। खुशी ने दरवाज़ा खोला तो देखा फूलों का गुलदस्ता हाथ में लिए, होठों पर मुस्कान के साथ माधव खड़ा है। खुशी खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, आज क्या ख़ास बात है जनाब? माधव, पहले अंदर तो आने दीजिए मैडम, फिर बताएंगे। अंदर आते ही माधव सोफे पर बैठ गया और अपनी टाई को ढीली करते हुए खुशी से कहने लगा, आज मैंने हमारे सपनों का घर खरीद लिया है। अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और मेरे साथ अपने सपनों की दुनिया देखने चलो। आज खुशी को लग रहा था मानो वो आकाश में उड़ रही हो। उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। आज हर बात, हर चीज़ उसके दिल को छू रही थी। गाड़ियों का शोर भी उसे किसी मधुर संगीत सा लग रहा था। कुछ ही देर में खुशी अपने सपनों के महल के सामने खड़ी थी। घर वाकई वैसा था जैसा वह सोचा करती थी। माधव ने घर की चाबी खुशी के हाथ में थमाते हुए कहा, जा खुशी जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। हंसते हुए चाबी लेकर खुशी ने घर की ओर दौड़ लगा दी। लोहे का बड़ा सा गेट खोलते ही छोटी सी बगिया दिखी, फिर बड़ा सा लकड़ी का मुख्य द्वार दिखा जिस पर ताला लगा हुआ था। खुशी ने ताला खोला और फिर भगवान राम का नाम लेकर मुख्य द्वार खोला। सामने गुलाब की पंखुड़ियों से बना दिल सा, जिसके अंदर वेलकम लिखा हुआ था। माधव खुशी के पीछे ही था और इन सारे पलों को कैमरे में कैद कर रहा था। खुशी के चेहरे पर इतनी प्रसन्नता, इतनी सुकून उसने आज पहली बार देखा था। चिड़ियों सी चहचहाती खुशी पूरे घर का मुआयना कर रही थी। उसे घर बहुत पसंद आया। माधव को गले से लगाते समय उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक आए और गले से लगाकर कहा, आई लव यू माधव। शुभ मुहूर्त में गृह प्रवेश किया गया। गृह प्रवेश वाले दिन अचानक ही बहुत तेज़ हवा चलने लगी। बड़ी मुश्किल से हवन संपन्न हुआ। खुशी के मन में कुछ संदेह हुआ, जिसको माधव ने यह कहकर टाल दिया कि यह तो प्रकृति से जुड़ी बात है। माधव रोज़ सुबह 9 बजे ऑफिस निकल जाती और रात 8 बजे या लेट होने पर कभी कभी 9 बजे घर आते। इस बीच खुशी अकेले घर पर रहती। उसे कई बार लगता जैसे घर में कोई और भी है। इस बारे में उसने माधव से भी बात की। माधव ने उसे उसका वहम कहकर समझा दिया और कहा, तुम अपनी पसंद के काम में मन लगा लिया करो। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, ऐसे विचार तो आते ही हैं। खुशी रोज़ पहले माधव के लिए नाश्ता और टिफ़िन तैयार करती। माधव के जाने के बाद ये अपने सारे काम किया करती। आज जब वो नहा रही थी तो उसे बाहर किसी के गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ किसी महिला की थी।
खुशी सहम गई। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि बाथरूम से बाहर निकल कर देख ले। फिर उसे माधव की बात याद आई और उसका डर ख़त्म हो गया। वो बाथरूम से बाहर आई, पूरे घर को देख लिया। सभी दरवाजे खिड़की बंद थे। घर बहुत सुंदर था, फिर भी खुशी को नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती। वो हर समय डरी सहमी सी रहती। अगर फ़ोन की घंटी भी बजती तो खुशी चौंक जाती थी। घर लोन लेकर लिया गया था, इसीलिए माधव भी डबल शिफ्ट में काम करने लगा। इसीलिए अब तो कई बार घर आने में रात के 12 या 1 बज जाते। दिन तो खुशी जैसे तैसे काट लेती, पर रात का समय तो सदियों की तरह लगता। खुशी का डर रात के अंधेरे में और गहरा हो जाता। अब तो हर दिन खुशी को नई नई बातें नज़र आने लगी थी। उसका शक भी अब पक्का होता जा रहा था कि घर में कोई आत्मा है। उसने माधव से भी यह बात कही, जिसे माधव ने यह कहकर हंसी में उड़ा दिया, कह रहे पढ़ी लिखी लड़की हो, ऐसी बातें करती हो। एक दिन खुशी किचन में चाय बना रही थी, तभी उसे याद आया चाय पत्ती तो अभी राशन के पैकेट से निकली ही नहीं है, और राशन माधव ने कल रात को डाइनिंग टेबल पर रखा था। जैसे ही खुशी ने किचन में डाइनिंग टेबल की ओर देखा तो उसके होश उड़ गए थे। उसे वहाँ काली साड़ी, खुले बाल में एक महिला बैठी दिखी जो खुशी को ही देख रही थी। खुशी बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। उसके हाथ में चीनी का कप था जो उसके गिरते ही टूटकर खुशी के हाथ में लग गया। माधव ने रोज़ की तरह खुशी को कॉल किया और कई बार घंटी बजाने पर भी कोई आवाज़ नहीं मिला तो माधव तुरंत घर क्या निकला। घर आते ही देखा कि खुशी के हाथ में चोट लगी है और वो बेहोश फर्श पर पड़ी हुई है। माधव उसे हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने कहा घबराने की कोई बात नहीं है, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है और इसी वजह से चक्कर आ गई होगी, पर अब टेंशन लेने की कोई बात नहीं, बस आप इनका ध्यान रखिए। माधव की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, पर खुशी के चेहरे पर अब भी उदासी थी। उसे रह रहकर डाइनिंग टेबल वाली बातें याद आती, जिससे वो अपना वहम समझती तो कभी सच। खुशी को अब अपनी माँ की बहुत याद आती। उसका मन करता कि माँ से मिलकर उनको सारी बात बताऊं, पर माँ की नाराज़गी का ख्याल कर कर वह कड़वे घूंट पीकर रह जाती। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा भी था, पर माधव का प्यार उसे फिर से सहम देता। खुशी का चेहरा अब मुरझा सा गया था। उसे देखकर यही लगता कि उसे कोई गंभीर बीमारी है। वह अब खोई खोई सी रहने लगी थी। माधव ने उसे एक कहानी की किताब दी और कहा इसे पढ़ा करो, बहुत अच्छी है। कहानी पढ़ते पढ़ते खुशी की आंख लग गई। जब आंख खुली तो सामने एक महिला बैठी थी। चौंकते हुए खुशी ने पूछा, आप कौन और यहाँ कहाँ आई? खुशी, मैं तुम्हारी पड़ोसन हूँ। दरवाज़ा खुला था इसलिए सीधा तुम्हारे पास चली आई। तुम भी मेरी तरह अकेली रहती हो, इसीलिए सोचा तुम्हें कंपनी दे दूँ। वैसे भी ऐसे समय तुम्हें यूँ उदास नहीं रहना चाहिए, बच्चे की सेहत पर असर पड़ता है। खुशी को उनका चेहरा जाना पहचाना सा लगा, पर याद नहीं आ रहा था कि उन्हें कहाँ देखा है। अब तो रोज़ माधव के जाते ही खुशी की पड़ोसन आ जाती और माधव के घर आने की थोड़ी देर पहले ही चली जाती। खुशी भी अब पहले की तरह खुश दिखने लगी और खुश रहती। अब उसे घर में किसी भी तरह का कोई डर नहीं लगता, ना कुछ दिखाई देता ना कुछ सुनाई देता। अब खुशी को भी समझ आ गया था कि वो मेरा वहम है। ऐसे ही 9 महीने बीत गए और खुशी ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। खुशी ने माधव को पड़ोसन के बारे में बता दिया था। दोनों ने हॉस्पिटल में उनके आने का इंतज़ार किया। माधव को ज़रूरी काम के चलते ऑफिस जाना पड़ा। थोड़ी देर बाद ही खुशी की पड़ोसन आ गई। खुशी ने उनसे कहा, मेरे हस्बैंड आपसे मिलने के लिए काफ़ी समय तक आपका इंतज़ार करते रहे, फिर ऑफिस चले गए। कोई बात नहीं, फिर भी कभी मिल लेंगे, कहकर मिसेस शर्मा ने बच्चों को अपनी गोद में ले लिया।
बच्चे को देखकर वो इतनी खुश थी जैसे बच्चा उनका अपना ही हो। बहुत देर तक वो बच्चे को अपने सीने से लगाए रही। नर्स के कहने पर उन्होंने बच्चे को खुशी की गोद में दिया। बच्चे को लेकर उनका जो उतावलापन था वो खुशी को अजीब लगा, पर मिसेस शर्मा ने खुशी की बहुत सेवा की थी, उसका ख्याल बड़ी बहन की तरह रखा। इसीलिए खुशी ने उनसे कुछ ना कहा ना कुछ पूछा। खुशी को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई थी। हॉस्पिटल से आने के बाद भी मिसेस शर्मा ने खुशी की बहुत देखभाल की। बच्चे से उनको विशेष लगाव हो गया था। एक दिन बच्चे को खूब आशीर्वाद देकर रोने लगी। खुशी को उसका वो बच्चे का ऐसा ध्यान रखना, सारी बातों की हिदायत देने लगी। इस पर हंसते हुए खुशी ने कहा, आप तो ऐसे कर रही हैं जैसे अब कभी नहीं आएंगी। मिसेस शर्मा बुदबुदाते हुए बोली, हाँ, मेरी मुक्ति जो हो गई है। अगले दिन से ही एक सप्ताह तक मिसेस शर्मा नहीं आई। खुशी को चिंता हुई। उसने माधव को शर्मा जी के घर भेजा। माधव जब शर्मा जी के घर पहुंचा तो दरवाज़ा मिसेस शर्मा ने ही खोला। माधव, आप ही मिसेस शर्मा हो? मिसेस शर्मा, जी हाँ, कहिए क्या बात है? माधव, खुशी ने आपको याद किया है, आप घर पर नहीं आई तो उसे आपकी फिक्र हो रही थी। मिसेस शर्मा, कौन सी खुशी, मैं तो कभी आपके घर आई ही नहीं। माधव इतना सुनकर आश्चर्य करता हुआ अपने घर लौट आया तो देखा हॉल में घर के पुराने मालिक बैठे हुए थे। माधव को देखकर उन्होंने खड़े होकर माधव की ओर हाथ बढ़ाते हुए माधव का अभिवादन किया। माधव भी हंसते हुए उनसे गले मिलकर बोला, कहिए कैसे याद आए शर्मा जी? शर्मा जी, याद तो रोज़ ही करते हैं। आज एक काम के सिलसिले में इस शहर आया तो सोचा आपसे मिल लूं और आपके घर में मेरी अमानत लेता चलूं। माधव, आपकी अमानत? शर्मा जी, जी हाँ, आप जो डाइनिंग टेबल है इसके नीचे एक हिडन ड्रॉवर है जिसके मेरी बीवी की तस्वीर है। सोचा आपको इस छुपे ड्रॉवर के बारे में भी बता दूं और अपनी अमानत भी ले लूं। माधव, जी ज़रूर। इतने में ही खुशी भी हॉल में आ गई। मिस्टर शर्मा ने एक चाबी जेब से निकाली और ड्रॉवर को खोलकर उसमें से तस्वीर निकाली। खुशी के चेहरे पर तस्वीर देखकर चमक आ गई। वो चहकते हुए बोली, मिसेस शर्मा? मिस्टर शर्मा, जी भाभी, जी सही पहचाना, ये मेरी धर्मपत्नी मिसेस शर्मा है। खुशी, कैसी है वो? पिछले सप्ताह से उन्होंने घर आना ही छोड़ दिया। कोई नाराज़गी है क्या हमसे? मिस्टर शर्मा, ये आप क्या कह रही हैं? मेरी धर्मपत्नी का तो स्वर्गवास हो गया, 2 साल हो गए। उदास होकर शर्मा जी कहने लगे, बच्चों से बहुत प्यार करती थी, पर बदकिस्मती से बच्चे को जन्म देते समय ही प्राण गंवा बैठे। इसी वजह से मैंने यह घर और शहर ही छोड़ दिया था। माधव को पड़ोस की मिसेस शर्मा की बात समझ आ गई और पूरा माजरा भी, कि खुशी से ही कहती थी कि इस घर में कोई आत्मा है। हवन भी विघ्न आने की वजह भी मिसेस शर्मा थी। जैसे ही खुशी की मां बनकर खबर मिली, उसके बाद से मिसेस शर्मा खुशी के साथ रही और बच्चे के जन्म के बाद उनकी आत्मा तृप्त हुई और उन्हें मुक्ति मिल गई। खुशी को भी अब मिसेस शर्मा का चेहरा याद आ गया था। उसने उन्हें डाइनिंग टेबल के यहाँ बैठे देखा था, जिन्हें देखकर वो बेहोश हो गई थी। माधव, खुशी और मिस्टर शर्मा तीनों खुश थे क्योंकि एक भटकती आत्मा को मुक्ति मिल गई। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।